ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से रानी और उसके प्रेमी की सारी बातें दिखाई सुनाई दे, लेकिन उनमें से कोई मुझे न देख सके। रानी अपने प्रेमी से कहने लगी कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसी विवशता की अवस्था में देखती हूँ। तुम सच मानो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे इतना कष्ट होता है कि जितना स्वयं तुम्हें भी नहीं होता होगा। मेरे प्राण, मेरे जीवनधार, मैं तुम्हारे सामने घंटों बैठी बातें करती हूँ और तुम मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं देते। अगर तुम मुझसे एक बात भी करो तो मेरे चित्त को बड़ा धैर्य मिले। रानी इसी प्रकार अपने प्रेमी के सम्मुख बैठकर प्रलाप करती रही। मुझ मूर्ख से अपनी रानी की यह दशा न देखी गई और उसका प्रेम मेरे हृदय में फिर उमड़ आया। मैं चुपचाप अपने महल में आ गया। कुछ देर में वह किसी काम से महल में आई तो मैंने कहा कि अब तुमने अपने सगे संबंधियों के प्रति बहुत शोक व्यक्त कर दिया। अब साधारण रूप से रानी जैसा जीवन बिताओ। वह रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत मुझसे यह करने के लिए न करे। मैं उसे जितना समझाता बुझाता था उतना ही उसका रोना पीटना बढ़ता जाता था। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वह इसी अवस्था में 2 वर्ष और रही। मैं एक बार फिर शोकागार में गया कि रानी और उसके गुलाम प्रेमी का हाल देखा। मैं फिर छुपकर बैठ गया और सुनने लगा। रानी कह रही थी कि प्यारे, अब तो 2 वर्ष बीत गए हैं। मेरे रोने चिल्लाने और विलाप करने का तुम्हारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं होता। जान पड़ता है कि तुम मुझे बात करने के योग्य नहीं समझते, इसीलिए तुम अब मुझे देखकर आंखें भी बंद कर लेते हो। मेरे प्राण प्रिय, एक बार आंखें खोलकर मुझे देखो तो मैं तुम्हारे प्रेम में कितनी विह्वल हो रही हूँ। रानी की यह बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं उस इमारत से बाहर निकल आया और गुंबद की तरफ मुंह करके कहा, ओ गुंबद, तू स्त्री और उसके प्रेमी को जो मनुष्य रूपी राक्षस है उन्हें निगल क्यों नहीं जाता। मेरी आवाज सुनकर मेरी रानी जो अपने प्रेमी के पास बैठी थी क्रोधांत होकर बाहर निकल आई और मेरे समीप आकर बोली, दुष्ट, तेरे कारण ही मुझे वर्षों से शोक ने जकड़ रखा है। तेरे ही कारण मेरे प्रिय की ऐसी दयनीय दशा हो गई है और वो इतनी लंबी अवधि से घायल पड़ा है। मैंने कहा, हाँ, मैंने ही इस कुकर्मी राक्षस को मारा है। ये इस योग्य था और तू भी इस योग्य नहीं कि जीवित रहे, क्योंकि तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह कहकर मैंने तलवार खींच ली कि तभी उसने कुछ ऐसा जादू किया कि मेरा हाथ उठ ही न सका। फिर उसने धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ना आरंभ किया जिसे मैं बिल्कुल न समझ पाया। मंत्र पढ़ने के बाद वह बोली, अब मेरे मंत्र की शक्ति देख। मैं आज्ञा देती हूँ कि तू कमर से ऊपर जीवित मनुष्य रहेगा और कमर से नीचे पत्थर बन जाएगा। उसके इतना कहते ही मैं वैसा ही बन गया जैसा उसने कहा था, अर्थात मैं न जीवित लोगों में रहा न मृतकों में। फिर उसने शोकागार से उठवाकर मुझे इस जगह लाकर रख दिया। उसने मेरे नगर को तालाब बना दिया और वहाँ एक भी मनुष्य नहीं रहने दिया। मेरे सभी दरबारी प्रजाजन मेरे प्रति निष्ठा रखते थे। उसने उन सबको अपने जादू से मछलियों में बदल दिया। मैं जिन 4 काले द्वीपों का राजा था उन्हें उस स्त्री ने 4 पहाड़ियां बनाकर तालाब के चारों ओर स्थापित कर दिया है। मेरे देश को उजाड़कर और मुझे आधा पत्थर का बनाकर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह यहाँ रोज आती है और मेरे कंधों और पीठ पर 100 कोड़े इतने जोर से मारती है कि हर चोट पर मेरा खून उछल आता है। फिर वह बकरी के बालों की बनी एक खुरदरी काली कमली मेरे कंधों की ओर पीठ पर डालती है और उसके ऊपर सोने की तारकशी वाला भारी लबादा डालती है। यह वस्त्र वह मेरे सम्मान के लिए नहीं बल्कि मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए पहनाती है और मेरा मजाक उड़ाकर कहती है कि दुष्ट, तू तो 4 द्वीपों का बादशाह है, फिर अपने कोई अपमान और दुर्दशा से क्यों नहीं बचाता। वहाँ आने वाले खोजकर्ता बादशाह ने जब यह सारी कहानी सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह विचार करने लगा कि इस निर्दोष बादशाह का दुख कैसे दूर किया जाए और उसकी कुलटा रानी को कैसे दंड दिया जाए। उसने उससे पूछा कि तुम्हारी निर्लज्ज रानी कहाँ रहती है और उसका अभागा प्रेमी जिसके पास वह रोज जाती है किस स्थान पर पड़ा हुआ है। जवान बादशाह ने कहा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वह उस शोकागार में रखा गया है जिस पर एक गुंबद बना हुआ है। उस शोकागार का एक रास्ता इस कमरे के नीचे से होकर भी जाता है जहाँ इस समय हम लोग हैं। वह जादूगरनी कहाँ रहती है यह बात मुझे ज्ञात नहीं है। हर रोज प्रातः काल वह मेरे पास मुझे दंड देने के लिए आती है और मेरी मारपीट करने के बाद फिर अपने प्रेमी के पास जाकर उसे अर्क पिलाती है जिससे वह जीवित बना रहता है। आगंतुक बादशाह ने कहा कि वास्तव में तुमसे अधिक दया योग्य व्यक्ति नहीं होगा। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे दुख के निवारण का भरसक प्रयत्न करूंगा। इसके बाद आगंतुक बादशाह उसी कक्ष में सो गया क्योंकि रात का समय हो गया था। बेचारा काले द्वीपों का बादशाह उसी प्रकार बैठा रहा और जागता रहा। स्त्री के जादू ने उसे लेटने और सोने योग्य नहीं छोड़ा था। दूसरे दिन आगंतुक बादशाह गुप्त मार्ग से शोकागार में प्रविष्ट हो गया। फिर वह उस स्थान पर गया जहाँ घायल अवस्था में रानी का गुलाम प्रेमी पड़ा हुआ था। वहाँ जाकर उसने तलवार का ऐसा प्रहार किया कि वह अधमरा आदमी तुरंत मर गया। बादशाह ने उसका शव घसीटकर पीछे बने एक कुएं में डाल दिया और शोकागार में वापस आकर उस गुलाम की जगह खुद लेटा रहा ताकि रानी के आने पर उसे